हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना चैनल दक्षिणा क्लासेस पे। और जैसा कि थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म को पढ़ने वाले हैं। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी हेडिंग दे दीजिए, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में सबसे पहले हम लोग प्रिज्म को समझेंगे, प्रिज्म क्या होती है। तो प्रिज्म जैसे यह एक ट्रायंगल है और इसके नीचे एक और ट्रायंगल हम बना दिए, और यह दोनों ट्रायंगल को जब हम ऐड करते हैं कुछ इस प्रकार, इसके टॉप को टॉप से और बेस को बेस से मिला दिए, तो यह एक प्रकार का मेरा प्रिज्म बन गया। यह प्रिज्म में हम क्या देख रहे हैं कि दो बैक टू बैक, जैसे एक ये सामने है और एक पीछे है, सामने और पीछे, फ्रंट और बैक में दो ट्रायंगुलर फेसेस हैं, एक सामने और एक पीछे, और तीन मेरा रेक्टेंगुलर फेसेस हैं। रेक्टेंगुलर फेसेस हैं। जैसे इस प्रिज्म में यह मेरा, इसको हम इस कलर से बनाते हैं, नीचे वाला पोर्शन जो ब्लू कलर से दिख रहा है यह क्या है, बेस है, प्रिज्म का बेस। तो सबसे पहले प्रिज्म एक 3 डायमेंशनल फिगर है, और यह 3 डायमेंशनल फिगर में तीन रेक्टेंगुलर और 2 ट्रायंगुलर फेसेस हैं। यह क्या करता है, और तो यह वाइट लाइट को स्प्लिट करता है 7 डिफरेंट कलर में, स्प्लिट करता है 7 डिफरेंट कलर में। तो हम लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ें। यदि हम इसका 2D डायग्राम बनाएंगे तो यह कुछ ऐसा बनेगा, इस प्रकार से। और रिफ्रैक्शन को पढ़ने के लिए यह डायग्राम ही काफ़ी है। जैसे यदि यह रेगुलर प्रिज्म होता तो रेगुलर प्रिज्म में ऑल एंगल्स, जितने भी एंगल्स होते हैं वह सभी के सभी 60 डिग्री होते हैं। जैसे जब हम रिफ्रैक्शन को पढ़ते हैं तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाता है तो उसमें बेंडिंग होता है। जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगा तो वह टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, और जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाएगा तो वह अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता है, डिविएट होता है। तो वही चीज़ को हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि यह रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, ये इंसिडेंट किया इस सरफेस पे। तो यह सरफेस, चूँकि सरफेस देखिए नॉर्मल क्या होता है, यह सरफेस है और सरफेस से परपेंडिकुलर नॉर्मल हो गया। यदि मेरा सरफेस ऐसा है तो इस सरफेस से परपेंडिकुलर मेरा क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा। तो इस सरफेस से हम नॉर्मली एक लाइन को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, जो इस सरफेस से परपेंडिकुलर है, कुछ इस प्रकार से। तो यह सरफेस से यह बन गया 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, तो हम हमेशा बोले हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्टेड है या रिफ्रैक्टेड है, जो भी कुछ आपको लेना है वह विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। हम अपने पहले वीडियो से ही इस बात को बताते चले आ रहे हैं। कहाँ से लेना है, तो नॉर्मल के रिस्पेक्ट में। तो यह एंगल ऑफ इंसिडेंस है। यदि यह प्रिज्म नहीं होता, जैसा कि यह प्रिज्म में यह क्या है, इधर एयर है, यह प्रिज्म बना हुआ है ग्लास से, और बाहर भी क्या है, एयर है। यदि यह प्रिज्म नहीं होता तो इसमें कोई बेंडिंग नहीं होता, लेकिन प्रिज्म आ जाने की वजह से मीडियम चेंज हो रहा है, और जब मीडियम चेंज हो रहा है तो जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से, एयर कैसा मीडियम है, तो एयर जो एक प्रकार का रेयर मीडियम है, तो रेयर मीडियम से ग्लास में जाएगा, जो ग्लास एक डेंस मीडियम है। तो इसमें बेंडिंग होगी, और बेंडिंग किधर होगी, तो टुवार्ड्स द नॉर्मल। यह नॉर्मल के तरफ बेंड कर गया।
जब रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होते हुए इस एंड पे आया। तो इस एंड पे आने के बाद यहाँ पे देख रहा है कि फिर से बेंडिंग हो रहा है। यहाँ ग्लास है और यहाँ एयर है। तो जब रे ऑफ लाइट इस एंड पे आया तो फिर से मीडियम चेंज हो रहा है। जब मीडियम चेंज होगा तो बेंडिंग होगा। तो इस एंड पे हम इस पर फिर नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं जो इस सरफेस से परपेंडिकुलर रहेगा, कुछ ऐसे इस प्रकार से। तो जब इस सरफेस से परपेंडिकुलर है तो जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के तरफ जाएगा तो यह बेंड होकर कहाँ जाएगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर। तो यह कुछ इस प्रकार से चल गया। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसको हम ब्लैक से बनाते हैं। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वह होता, उसको हम लोग ई से इंडिकेट करते हैं और यह है एंगल ऑफ इमरजेंस। यह क्या है? यह है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर यह है R1 और यह क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहाँ पे क्या है? यह है R2 और यह R2 एंगल ऑफ इंसिडेंस है सेकेंड पार्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पर यही रे ऑफ लाइट है जो इंसिडेंट कर रहा है सेकेंड वाला पार्ट, यानी प्रिज्म के सेकेंड एंड पे। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके लिए? तो सेकेंड पार्ट के लिए, जिसको हम लोग R2 से लिख रहे हैं। यह बेसिकली यह एक डायग्राम है जिससे थ्रू रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो यह जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो यह रिफ्रैक्शन किस किस मीडियम के ऊपर डिपेंड्स कर रहा है। तो सबसे पहले इस बात को समझते हैं और नया टॉपिक को भी शुरू करते हैं, रिफ्रैक्शन को। इसको हम मिटा देते हैं। इस डायग्राम को हम फिर से बनाते हैं। यह मेरा एक प्रिज्म है बड़ा सा और इसमें यह यहाँ पे इसका नॉर्मल है और यहाँ पर इसका नॉर्मल है। यह इंसिडेंट रे है कुछ इस प्रकार से, यह रिफ्रैक्टेड रे है और यह इमरजेंट रे है। मतलब इमरजेंट रे है, यहाँ पर बन रहा है E, यहाँ पे बन रहा है I, ये है R1 और ये है R2। यह कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का एंगल। यदि रे ऑफ लाइट, जैसे हम लोग की पढ़ रहे हैं, यदि प्रिज्म नहीं होता तो यह रे ऑफ लाइट कुछ इस प्रकार से जाती, ऐसे ऐसे होते हुए। लेकिन प्रिज्म हो जाने की वजह से यह इसका एक्चुअल पाथ ये होता, लेकिन प्रिज्म आ जाने की वजह से इसमें क्या हो रहा है? डेविएशन हो रहा है। और डेविएशन कहाँ से जा रहा है? तो इस प्रकार से रे ऑफ लाइट जा रहे हैं, यानी ऐसे जाता, लेकिन जा कैसे रहा है? ऐसे। तो एक्चुअल पाथ से यह क्या हो रहा है? डिविएट हो रहा है। और यही रे ऑफ लाइट को यदि हम लोग पीछे की ओर मिला देते हैं तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसी को हम लोग को पढ़ना है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं डेविएशन एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन है क्या? तो एंगल बिटवीन, यह क्या है? इंसिडेंट रे जो ऐसे जाती और इमरजेंट रे जो यह रे निकल रही है, उसके बीच का जो एंगल है उसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। यह एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स कौन कौन सा फैक्टर पे करता है। तो नेक्स्ट मेरा हेडिंग है फैक्टर अफेक्टिंग डेल्टा, यानी एंगल ऑफ डेविएशन को कभी कभी डी से भी इंडिकेट करते हैं या इसको डेल्टा से भी इंडिकेट करते हैं। समझना है, समझ के फेरा है। अब चलिए पहला फैक्टर क्या है? तो पहला फैक्टर है
यदि ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म। यदि प्रिज्म का एंगल जितना ज़्यादा होगा, प्रिज्म का एंगल ज़्यादा कहने का मतलब क्या है, यह दोनों के बीच, जैसे प्रिज्म का एंगल सपोज कीजिए पहले ये था, अब क्या हो गया, बढ़ गया, तो ये हो गया। तो प्रिज्म का एंगल जितना ज़्यादा होगा, लाइट को बेंड करने का चांसेस उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो यदि लाइट ज़्यादा बेंड करेगा यानी उसमें डेविएशन उतना ही ज़्यादा होगा। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म जितना ज़्यादा तो डेल्टा का वैल्यू उतना ही ज़्यादा, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या है, यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज़्यादा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि लाइट को बेंड करने का कैपेसिटी, लाइट कितना ज़्यादा उसमें बेंड कर रहा है, जैसे बेंड कर रहा है यानी उसका स्पीड उसमें कितना कम हो जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, डेल्टा का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज़्यादा, डेल्टा का वैल्यू ज़्यादा, यानी एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात करें तो एयर के लिए 1 लेना है, दूसरा ग्लास के लिए, वाटर के लिए, वाटर के लिए 1.33, तीसरा आ गया डायमंड, डायमंड के लिए 2.41। इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप ये है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मतलब जिसका मीडियम का जितना ज़्यादा होगा, बेंडिंग उसमें उतना ही ज़्यादा होगा। बेंडिंग ज़्यादा यानी एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू ज़्यादा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थर्ड मेरा फैक्टर है टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर ज़्यादा है तो मीडियम क्या है, कम डेंस हो जाएगा। टेम्परेचर कम यानी मीडियम का डेंसिटी कम, डेंसिटी कम यानी उसमें बेंडिंग कम, बेंडिंग कम कहने का मतलब क्या है, डेविएशन कम। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने का मतलब ये है कि उसमें डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। नेक्स्ट मेरा है वेवलेंथ। वेवलेंथ, वेवलेंथ को समझते हैं। वेवलेंथ जैसे टोटल वाइट लाइट में कितने कलर होते हैं, 7, और 7 कुछ इस प्रकार से रहते हैं। विविग्योर, विविग्योर में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है, रेड का है। रेड का वेवलेंथ ज़्यादा, तो रेड का वेवलेंथ ज़्यादा यानी उसमें डिविएशन, उसमें डेविएशन कम। बात को समझिए, जैसे वेवलेंथ ज़्यादा डेविएशन कम, वेवलेंथ ज़्यादा डेविएशन कम। और हम नेक्स्ट की बात करते हैं वायलेट का। वायलेट का वेवलेंथ कम होता है, लिस्ट वेवलेंथ, लिस्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ कम यानी उसमें डेविएशन ज़्यादा, डेविएशन ज़्यादा। लिस्ट वेवलेंथ, मोस्ट डेविएशन, मोस्ट वेवलेंथ, लिस्ट डेविएशन। यह 4 फैक्टर हैं जो एंगल ऑफ डेविएशन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट मेरा है और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम लोग अलग से कवर कर रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पर कैसे मेरा एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स करता है उसको समझते हैं। आपको जो इसमें से इम्पॉर्टेंट लगे आप नोट कर सकते हैं, हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। चार के बाद 5वां फैक्टर है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस में यदि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे, डेल्टा का वैल्यू क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर फर्दर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं तो डेल्टा का वैल्यू उसके साथ क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है।
बात को समझिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस को जैसे जैसे हम बढ़ाते गए तो डेल्टा का वैल्यू क्या होते गया, कम होते गया। एक पॉइंट के बाद ऐसा आएगा जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो वैल्यू है वह हम बढ़ाएंगे तो डेल्टा का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू समझते हैं। जैसे यह ग्राफ है, इसमें यह है मेरा डेल्टा और इधर क्या है, आई। इधर है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, और इधर क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। कोई पॉइंट पर ऐसा होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा एकदम मिनिमम रहेगा, उस पॉइंट पे एंगल ऑफ डेविएशन क्या रहेगा, कुछ रहेगा, कुछ वैल्यू उसका रहेगा। जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएं, मान लीजिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे आ गया तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो गया, थोड़ा सा कम हुआ। फिर हम यहाँ पे किए तो फिर एंगल ऑफ डेविएशन थोड़ा कम हुआ। फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएं तो एंगल ऑफ डेविएशन कुछ कम हुआ। फिर हम एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिए तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो गया, बढ़ गया। जब हम इसी पॉइंट को मिलाते हैं तो यह कुछ इस प्रकार से मिलते हैं। ऐसे मतलब शुरुआत में एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। और एक पॉइंट पे यहाँ पर यह पॉइंट ऐसा है जहाँ पर डेविएशन क्या है, लिस्ट है। यही पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन। और इसके बाद यही पॉइंट के बाद यह क्या होते जा रहा है, फिर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ते जा रहा है। यह कोई एक पर्टिकुलर एंगल पर होगा। मान लीजिए कि ऐसे यह डेटा प्लॉट किया हुआ है, यह कहीं 15 डिग्री है तो यह पर्टिकुलर 15 डिग्री पर ही होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे यह है तो यह 15 पर भी होगा, 16 पर भी होगा, 17 पर भी होगा, ऐसा नहीं है। कोई एक एंगल पे 16 है तो 16 पर ही, और उसके बाद क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। हम लोग को पढ़ना है कि कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन के लिए क्या क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले इस प्रिज्म को हम फिर बनाते हैं। यह प्रिज्म बनाने के बाद यह हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो यहाँ से यह हो गया नॉर्मल इसका और ये हो गया इसका नॉर्मल, और इसी रे को हम ऐसे मिला दिए और इसको हम पीछे की ओर एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पर बन रहा है मेरा डेल्टा, यानी एंगल ऑफ डेविएशन। सबसे पहले यहाँ पर ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ से बन रहा है आई और ये है ई। जैसा कि हम लोग रिफ्लेक्शन के रूल को जब पढ़ रहे थे तो कंडीशन, ये रिवर्सिबिलिटी, लाइट की रिवर्सिबिलिटी के नेचर के बारे में पढ़े। रिवर्सिबिलिटी क्या होता है कि यदि मान लीजिए कि यह मेरा एक कॉनकेव मिरर है और इसमें प्रिंसिपल एक्सिस ये है, यदि रे ऑफ लाइट आ रही है और इसका फोकस कहीं यहाँ पर है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यह फोकस के थ्रू होके चली जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि कोई रे ऑफ लाइट है जिसको फोकस से पार करा रहे हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यह प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होते हुए चली जाएगी। मतलब हम देख क्या रहे हैं, यदि हम लाइट के पाथ को उल्टा कर देते हैं तो वह एग्जैक्ट उल्टा पाथ को फॉलो करते हुए वही डायरेक्शन में वापस चली जाती है जिधर से आ रही है, मतलब पहले जिधर से आती थी। तो इस बात को समझिए, यह कंडीशन मान लेते हैं कि मिनिमम डेविएशन का कंडीशन है। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इधर से हम देख रहे हैं तो इधर से देखें एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के लिए कंडीशन क्या है, मिनिमम डेविएशन हो रहा है।
तो यह इस आई के लिए कुछ ना कुछ एंगल ऑफ इमरजेंस होगा। तो कुछ ना कुछ एंगल ऑफ इमरजेंस होगा, तो अब हम लाइट को क्या कर रहे हैं, इधर से नहीं इंसिडेंस करा के हम इधर से इंसिडेंस करा दिए। तो यह आई एंगल ऑफ इंसिडेंस के रूप में आ गया, और यह ई जो आई एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए है, उसी एंगल ई के लिए कुछ ना कुछ आई का वैल्यू होगा। और कंडीशन क्या है, मिनिमम डेविएशन। यानी पहला कंडीशन यह कहता है मिनिमम डेविएशन के लिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, यहाँ पे बन रहा है मेरा R1 और यहाँ पे बन रहा है R2। यह जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ ई इमरजेंस दोनों यदि इक्वल हैं, तो R1 और R2 भी आपस में इक्वल होंगे। यह हो गया दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन ये है कि यदि आपका प्रिज्म यह रेगुलर प्रिज्म होता, यदि यह रेगुलर प्रिज्म होता, तो ये वाला एंगल, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, इसको हम रेड कलर से दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, यह एंगल का वैल्यू कितना होता, 60 डिग्री होता। यह 3 कंडीशन है जो मिनिमम डेविएशन के लिए ये मतलब फुलफिल करता है। तो इस वीडियो में हम रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म को पढ़े हैं। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट और डिस्पर्सन ऑफ लाइट को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।